Hello, good morning all of you and welcome to विद्याश्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी जो है क्लास 12th हिस्ट्री, इस हिस्ट्री की एनसीईआरटी को हम लोग शुरू करने वाले हैं और इसका जो पार्ट नंबर 1 है इसको आज शुरू करेंगे। इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो हमारी नज़र या जो हमारा दृष्टिकोण रहेगा वो एक तो यूपीएससी या फिर जो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स है। आप जानते हैं, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपको अच्छे से पता है कि हमारे इस क्लास 12th के एनसीईआरटी से प्रीलिम्स के अंदर कम से कम 60% क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से, और मेंस के अंदर तो पूरा डेटा ही यहीं से जाता है, पूरी अंडरस्टैंडिंग यहीं से जाती है। सो हिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्लास 12th की जो न्यू एनसीईआरटी है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड सेकेंड, क्लास 12th के जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिनके सिलेबस में एनसीईआरटी लगती है उनके लिए भी ये क्लासें महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है। हम इस चैप्टर नंबर 1 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं हिस्ट्री को लेके। जिन बच्चों को पता नहीं है हिस्ट्री के लिए थोड़ा सा एक सिनेरियो कवर कर लेते हैं। इसमें ये कि हमारे जब भी हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री को लेके दिमाग पर 2 पॉइंट्स आते हैं कि एक तो हिस्ट्री वो कुछ जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड का मतलब विश्व इतिहास है, और दूसरी हिस्ट्री वो जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री। तो जब भी अपन लोग हिस्ट्री को लेके दिमाग में पॉइंट ऑफ आते हैं तो 2 तरह के हिस्ट्री को लेके ध्यान आता है। पहली वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सेकंड इंडियन हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर पढ़ी होगी थोड़ी मात्रा में, और उसके बाद में 11th के अंदर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी। हो सकता है 9th में भी जो एनसीईआरटी है, अगर आपके सिलेबस वो लगी हुई है तो आपने वहाँ पर भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जिसका प्राचीन इतिहास की बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर तो आपने मेसोपोटामिया है जो मिस्र के आसपास की सभ्यता है, या फिर जो माया सभ्यता है जो दक्षिण अमेरिका में है, या फिर जो एडजा सभ्यता है, उन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। हम यहाँ पर वो नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपके 12th के सिलेबस के अंदर वो नहीं है। फिर आपने इंडियन हिस्ट्री जब भी अपन नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में 3 पॉइंट राइज होते हैं इंडियन हिस्ट्री को लेके, और ये महत्वपूर्ण है। एक जिसको बोलते हैं अपन लोग एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट का मतलब होता है कि प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा जिसको बोलते हैं मेडाइवल, मेडाइवल हिस्ट्री, और तीसरा जिसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इसको अगर हिंदी में बात बोले तो हिंदी में इस एंशिएंट हिस्ट्री को हिंदी में बोला जाता है क्या, प्राचीन भारत। यहाँ पे इस कलर को विजिबिलिटी नहीं आ रही होगी तो अपन रेड से लिखते हैं, इसको बोलते हैं प्राचीन भारत। और मेडाइवल हिस्ट्री को बोलते हैं अपन लोग मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का मतलब जब अकबर है, मतलब जिसमें कह सकते हैं मुगल काल है, तुर्कों का आक्रमण है और तुगलों का आक्रमण है, ये जो काल बीच में माना जाता है जिसके अंदर खिलजी वगैरह जो वंश आते हैं, इन सबको बोला जाता है मध्यकाल का काल, जिसके अंदर 1000 ईस्वी से लेकर अपन लोग लगभग 1650 ईस्वी के आसपास की बात करते हैं। और जब मॉडर्न की बात आती है तो मॉडर्न का मोटा मोटा मतलब होता है कि आधुनिक जो इतिहास है, आधुनिक इतिहास का मतलब जो अपन लगभग 1750 से लेकर समझते हैं कि 1750 से ईस्वी से लेकर और आज तक का जो इतिहास है इसको हम बोलते हैं आधुनिक इतिहास। तो इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। हिंदी में बोलते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो अपन जो क्लास 12th का सिलेबस है इसके अंदर जो लगी हुई एनसीईआरटी है वो इंडियन हिस्ट्री लगी हुई है, और इसके 3 पार्ट्स आपके 3 बुक्स आपके पास में हो गई। पहली जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के जो जहाँ से अपन लोग शुरू ही करने वाले हैं, दूसरा जिसके अंदर मिडाइवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन है जो पार्ट 2 है, और तीसरा जो पार्ट 3 है उसके अंदर आधुनिक इतिहास की बात करेंगे। ठीक, तो ये अपने हिस्ट्री को एक साथ में आर्ट एंड कल्चर और अलग से पहले क्लास 11th में लगती थी, आपके लगती शायद नहीं होगी, लेकिन यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको तो पढ़नी होती है। 11th क्लास के अंदर एक एनसीईआरटी पहले लगती थी जिसको अपन ललित कला बोलते थे। ललित कला नाम से एक एनसीईआरटी आती थी जिसका नाम होता था, इंग्लिश में बोलते फाइन आर्ट, और ये यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी अगर मेंस में रहती है तो अब समय रहेगा तो अपन इसको पढ़ेंगे। आजकल के जो नया सिलेबस आया इसके अंदर बच्चों के सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन यूपीएससी आपको पता होगा कि ओल्ड एनसीईआरटी जो अपन जानते हैं कि एंशिएंट के लिए ओल्ड एनसीईआरटी आती है। आपने अगर नाम सुना हो जो आर.एस. शर्मा की एक एनसीईआरटी आती है, तो आर.एस. शर्मा हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर.एस. शर्मा भी। और इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आती है सतीश चंद्र, आपने नाम सुना होगा सतीश चंद्र।
तो जो सतीश चंद्रा की जो आती है एनसीईआरटी, वो भी अगर इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी है जिसको बोलते हैं विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी आती है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समय रहेगा तो हम इसको भी पढ़ेंगे, आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी और अगर आपने ओल्ड एनसीईआरटी और जो अभी जो न्यू एनसीईआरटी इसको आपने मिला के पढ़ लिया है तो फिर आपका यूपीएससी में इससे बाहर कुछ आने की रहती नहीं है नॉर्मली। और एक आप पढ़ ले फाइन आर्ट जो क्लास 11th की है। ठीक है, तो ये मैंने एक मोटा सिनेरियो बता दिया कि हिस्ट्री को लेके जब भी अपन कंटेंट की बात करते हैं तो कौन सा कंटेंट रहता है। अब हमारा जो पहला चैप्टर है इस एंशियंट से अपन शुरू करने वाला ही है। और एंशियंट के अंदर जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है, ये इस चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ये तो इसमें एक एनसीईआरटी आप जानते ही हो, नामकरण थोड़ा अलग तरीके से करती है चैप्टर्स के, कि ईंटों को लेके, मन को मतलब मनके का मतलब होता है छोटे छोटे मनी जो होते हैं जिससे मालाएं बनती हैं, उनकी बात करें। और अस्थियाँ मतलब हड्डियाँ। ये कुछ पुरातात्विक अवशेषों के नाम लिए, इसके नाम पे इस चैप्टर का नाम रखा। पर इस चैप्टर का जो मूल नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। ये इस चैप्टर का नाम मेरे ख्याल से होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता का आप लोग कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसका भी जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। देखो, हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि हम फटाफट बोलते हैं कि वन शॉट के अंदर एक वीडियो में सारा चैप्टर समझा दिया, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम जितना पढ़ें बेहतरीन समझ के साथ पढ़ें, और जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो अदर कोई सिविल सर्विस स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और साथ में जो क्लास 12th के जो बच्चे हैं जो आगे जाके सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर वो बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, उनको भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले, उनको ये समझ आए कि वास्तव में इस चैप्टर का मतलब क्या है, इसमें क्या आपको मतलब रियल लाइफ में इसको आप फील करने लग जाएं कि ये वास्तव मेरा चैप्टर था। तब आप कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अपने मन से उसको आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, बाकी जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स कर दीजिएगा। मेरे पास में नोट्स पहले से ही तैयार किए हुए हैं, तो उनको मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा अगर आप मेरे से कनेक्ट रहेंगे तो। और हो सके तो टेलीग्राम अगर मैंने लिंक दे दी है तो उस पर भी मैसेज करेंगे तो आपको उसकी PDF मिल जाएगी, जो मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाए हुए हैं जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, तो इस पार्ट को हम जो पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट को मैंने कुछ पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, तो इसको हम पहले उसी पे जाते हैं और इस पार्ट को थोड़ी सी अंडरस्टैंड लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो अभी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर है, इसको मैंने कुछ पॉइंट्स में तोड़ा है, और हम पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे हमारा पूरा चैप्टर कवर रहेगा। तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम जो है, इस किताब ने एनसीईआरटी ने नाम दूसरा रखा है, मैं इस चैप्टर का जो नाम है रखूँगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम रहेगा? सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस चैप्टर का जो हम नाम लेने वाले हैं वो अपन बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कुछ सब पॉइंट्स ब्रेक किया है और उसके अनुसार अपन पढ़ेंगे। तो पहला जो मैंने इसका पार्ट रखा है उसको मैंने बोला, पहला मैंने इसको अपन अलग से ही रखे हैं कि पॉइंटों के अंदर शामिल ना हो, डायरेक्ट अपन एक हेडिंग बनाएंगे जिसको बोलेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसके अपन नॉर्मल इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन कि सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण क्यों पड़ा, हड़प्पा सभ्यता क्या है, कहाँ इसका विस्तार है, किसने इसकी खोज की थी, कैसे एक इतिहासकार जो होता है इस सभ्यताओं के बारे में पता लगाता है, क्या ये अपने आप में जो जो अपने लोगों ने फैक्ट्स बताए वो कितने कहाँ तक सही है, क्या पूरी तरह से उनका सिनेरियो हम लोग बना पाए कि नहीं बनाए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में रखनी है। ठीक, फिर जो आपके चैप्टर में जहाँ से शुरू होती वो अपन बोल देते हैं कि 1.1 पहला जो आपका अध्याय है वहाँ पे शुरू होता है, उसका नाम है आरंभ। एनसीईआरटी का नाम मैंने यूज़ किया है आरंभ। आरंभ का मतलब इस सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ, इसका बिगनिंग कैसी हुई, इसको लेके ये आपका पहला टॉपिक रहेगा। सेकंड चैप्टर आपका रहेगा जीवन निर्वाह के तरीके, की लाइफ स्टाइल कैसी थी उनकी, तो जीवन निर्वाह के तरीके। आप चाहें तो इनको आप भी नोट कर सकते हैं साथ साथ में, जीवन निर्वाह के तरीके। ये आपका टॉपिक नंबर सेकंड रहेगा। इस टॉपिक नंबर सेकंड के अंदर ही हम लोग एक टॉपिक और कवर करेंगे, इसके अंदर सब टॉपिक है, तो सब टॉपिक का नाम रहेंगे 2.1, क्योंकि दूसरा नंबर पॉइंट ये था ही, तो इसके अंदर 2.1 है, जिसके अंदर ये समझिए कृषि तकनीक कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उन लोगों ने कृषि को लेके कैसे कैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, कैसी उनके पास टेक्नोलॉजी थी और उनसे उनको क्या फ़ायदा हुआ, उनके जीवन स्टाइल पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको अपन लोग पढ़ेंगे। फिर जो तीसरा पॉइंट है उसको अपन पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर। हड़प्पा संस्कृति मतलब जो हड़कन जो कल्चर है
कैसे उनके रहते थे, रहने का, जीने का ढंग कैसा था। तो हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर, ये इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अपन कह सकते हैं रहेगा। और यहाँ से आपके बोर्ड में और यूपीएससी के सिलेबस में क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहेंगे। तो इस चैप्टर का नाम रह जाएगा हड़प्पा संस्कृति की योजनाबद्ध शहर। अब इसके अंदर से अगेन कुछ सब पॉइंट्स रहेंगे, जैसे इसको अपन 3.1 में ब्रेक करेंगे। तो उसमें रहेगा नालों का निर्माण, क्योंकि इनमें जो शहरी सभ्यता है इसके अंदर नाले जो है बहुत प्रसिद्ध है। तो रहेगा नालों का निर्माण। 3.2 रहेगा इसके अंदर गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य उनको जो घर बनाए गए हैं, घर बनाने के क्या तरीके थे, कैसे कैसे उनका आर्किटेक्ट हुआ है, स्थापत्य, गृह स्थापत्य। फिर जो 3.3 है वो इसमें रहेगा आपके कि जो दुर्ग है, सत्तावादी लोग जो थे पश्चिम के अंदर कुछ दुर्ग बनाए हुए थे, इसके बारे में अपन लोग यहाँ से जाएंगे 3.3 के अंदर। आप भी साथ साथ इन पॉइंट्स को नोट करते रहिए। आप भी सिलेबस पर नोट्स बनाना चाहते हैं और इस तरह से अगर नोटिंग करते हुए पढ़ेंगे तो आपकी समझ थोड़ी सी बेहतरीन रहेगी। फिर इसके अंदर जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट आपका रहेगा सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, ये आपका इसका चौथा पॉइंट रहेगा, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। इसके अंदर हम लोग हैं जो 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। पहला जिसको अपन 4.1 कह सकते हैं, उसका नाम है स्वाधान। स्वाधान का मतलब होता है जब उनको किसी की मृत्यु होती थी तो मृत्यु के बाद में उनको दफनाने के क्या तौर तरीके होते थे, और उनके आधार पर अपन मानेंगे कि क्या वहाँ पे अमीर वर्ग था कि नहीं था, क्या वहाँ पे सत्ता वर्ग था कि नहीं था। इन सब जो चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। और दूसरा, जो लोग रहते थे, उनकी जो लाइफ स्टाइल, उनके अंदर क्या वो लग्जरी गुड यूज करते थे कि नहीं करते थे, कि विलासिता लग्जरी जो रईसों वाले जो वस्तुएं होते हैं उनका वो प्रयोग करते थे कि नहीं करते थे। तो विलासिता की वस्तुओं की खोज, ये अपन 2 टॉपिक के आधार पर इस टॉपिक को एनालिसिस करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती थी। फिर इसके अंदर अगला जो 5वां पॉइंट है अपन ऊपर कवर कर लेते हैं 5वां पॉइंट को। इसके अंदर जो 5 नंबर जो टॉपिक रहेगा वो ये कि शिल्प उत्पाद। शिल्प का मतलब होता है आर्किटेक्ट, कि कुछ मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, कुछ है जो उत्पादन केंद्र वगैरह। तो इसके अंदर एक शिल्प उत्पादन अगर आप बोलते हैं तो शिल्प उत्पादन एक पॉइंट इसके अंदर रहता है कि इसके उत्पादन के कौन कौन से हैं जो केंद्र कौन कौन से थे। जैसे आपने अगर थोड़ा कभी चैप्टर पहले पढ़ा हो तो आप जानते हैं कि चहुंद्रो है और आपका लोथल है, ये जो थे इस उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते थे। फिर जो छठा टॉपिक इसका रहेगा अपन के सामने, छठा टॉपिक रहेगा इसका कच्चा माल प्राप्त संबंधी नीतियाँ, कि ये जो उत्पादन के केंद्र है इनको अगर इंडस्ट्री रहेगी तो इंडस्ट्री आप जानते हैं चलाने के लिए आपको कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। तो कच्चे माल जो आपको चाहिए इसकी प्राप्ति कहाँ से थी, तो कच्चा माल प्राप्त संबंधी नीतियाँ, इनको जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता था वो कैसे प्राप्त होता था और उनको लेकर क्या क्या पॉलिसीज होती थी, कहाँ से वो ट्रेड करते थे, कैसे ट्रेड करते थे, ये टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर भी एक सब पॉइंट है। पहला हो जाएगा विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार का मतलब ये व्यापार कहाँ से करते थे, जैसे इनको तांबे की जरूरत होती थी, जैसे राजस्थान के जो झुंझुनू चीज़ें लेके जाते थे। फिर क्या विदेशी व्यापार का मतलब हो गया कि उप महाद्वीप के बाहर से कहाँ से लेके आते थे। उप महाद्वीप का मतलब भारत, भारत से बाहर से कहाँ से ये लोग जो है जो चीज़ों का आयात करते थे या निर्यात करते थे। फिर इसके अंदर हम लोग 6.2 में पढ़ने वाले हैं। एक तो ये होगा कि विदेशी व्यापार मतलब भारत के बाहर से कहाँ से लेके आते, एक है कि भारत के अंदर ही कहाँ से लेके आते थे। तो भारत के अंदर जो दूर क्षेत्र है, जैसे तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, कर्नाटक से आप जानते हैं कि सोना लेके आते थे, तो वहाँ से इनका संबंध कैसा था और कैसे ये संपर्क से आते थे, ये टॉपिक अपन लोग इस पर पढ़ने वाले हैं। फिर जो अपना 7 नंबर टॉपिक रहेगा यहाँ पे, इसमें पढ़ने वाले के जो मुहरें होती है, मुहरें हैं, इनकी जो लिपि है और इनके जो वस्तुओं को मापने का जो बाट होता था, इनको लेके भी इनकी कुछ समझ आपको विकसित करनी पड़ेगी। जिसके अंदर पहला पॉइंट मेरा रहेगा कि मुहरें और मुद्रांकन कैसे होते थे, कि इनकी जो हड़प्पा सभ्यता है इनकी मुहरें कैसी होती थी, उनका काम क्या होता था, और इसके ऊपर जो मुद्रांकन होता था, उनके ऊपर जो अंकन जो आकृतियाँ बनी होती थी वो कैसी थी और ऐसी क्यों थी, और उससे हमन को
क्या ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। फिर इनकी एक लिपि थी और लिपि आज भी हमारे लिए रहस्य में बनी हुई है, तो अपन समझ लीजिए कि एक रहस्य में लिपि, ये अपन का एक टॉपिक और रहने वाला है। फिर अपन इसी के अंदर जो 7.3 है इसमें पढ़ेंगे बाट जो होते हैं वस्तुओं को मापने के लिए, बाटों में समानता थी कि नहीं थी, है ना, तो इसको लेके एक टॉपिक समझ रहे हैं। अगली फिर अपन पढ़ेंगे प्राचीन सत्ता। प्राचीन सत्ता का मतलब क्या हड़प्पा सभ्यता में कोई पावर था या सब लोग एक दूसरे के साथ में समभातृत्व के भाव के रूप में रहते थे, या इनके बीच में भी कुछ राजा वगैरह केंद्रीय सत्ता फिर राज्य सत्ता का जैसा कुछ पॉलिटिकल पावर डिफरेंस था। तो अपन कुछ पॉइंट्स के आधार पर इनको देखेंगे कि इनके बाद में महल महल ही बने हुए थे कि नहीं बने हुए थे। इसको महलों को बोलते हैं प्रासाद। प्रासाद तथा शासक वर्ग था कि नहीं था। यदि शासक वर्ग था इसका मतलब उनके पास में एक सत्ता थी। फिर अपन देख सकते हैं कि वैसे प्रसाद और शासक करेंगे तो इतने में क्लियर रहेगा, इसको अपन आगे और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो अपन जो नवा चैप्टर इसका टॉपिक रहेगा वो रहेगा सभ्यता का अंत। ये आपके लिए अगेन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि सभ्यता का अंत। सभ्यता का अंत का मतलब ये कि ये जो सभ्यता थी इतनी बड़ी विशाल सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, इसका अंत कैसे हो गया। तो इसको लेके अलग अलग सिद्धांत हैं। जैसे कोई बोलता है कि जलवायु का है, जो जलवायु परिवर्तन की वजह से इसका है जो अंत हुआ, और कुछ मानते हैं कि इसका जो अंत हुआ वो नदियों ने अपना है जो नदियों ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, तो नदियों के मार्ग परिवर्तन, नदियों का मार्ग परिवर्तन हो गया। कोई लोग बोलते हैं कि नहीं इसमें आर्यों का आगमन हो गया, तो ये भी है कि आर्यों का आगमन। तो ऐसे अलग प्रकार की थ्योरीज है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर अगला जो अंतिम जो पॉइंट है हमारा 10वां, अंतिम नहीं लास्ट सेकंड वो वाला, उसमें अपन पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसी हुई अंत में, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो हड़प्पा की खोज को लेके एक पॉइंट रहेगा अपना। और इसके अंदर सबसे पहले अपन जानते हैं कि हड़प्पा को लेके कनिंघम का कुछ एक भ्रम हुआ था। कनिंघम ने इसके ऊपर फिर ज़्यादा इतनी रिसर्च नहीं की, तो इसमें अपन पढ़ेंगे कनिंघम का भ्रम। और फिर जो अगला पॉइंट रहेगा उसमें पढ़ेंगे नवीन प्राचीन सभ्यता कैसे एक विकसित होगी, एक नवीन प्राचीन सभ्यता। और जो अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा नई तकनीकी तथा प्रश्न। मतलब अब जो नई तकनीकी आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी लग रही है, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या नए प्रश्न लेके उभर रहे हैं हमारे सामने, कि हड़प्पा सभ्यता को लेके और कुछ जो प्रमाण मिल रहे हैं उनको लेके हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं, उनसे हमें कुछ नया एक्सपीरियंस या कुछ नए चीज़ें हमारे सामने आ रही है, उसको लेके कुछ प्रश्न है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अंत में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अतीत को जोड़कर वस्तुओं को देखने की जो आदत है वो। तो अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या, पूरा करने की समस्या। मतलब ये कि आज हम जो देख रहे हैं आसपास की वस्तुएं, अपन को जो प्राचीन वस्तु मिलती है उनका अन्वेषण, उनका अपन लोग जो निष्कर्ष है, उनको जगह जो अपन स्टडी है, वो वर्तमान में जो हमारे आसपास जो रहने खाने का तरीका तरीका है उनको अपन लोग संबंधित करके फिर चेक करते हैं। तो इसको लेके बहुत सारी समस्याएं आती है, तो इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अंदर एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये कि खोजों का वर्गीकरण कैसे होता है, खोजें किस तरह से होती नहीं चाहिए, तो खोजों का वर्गीकरण। और दूसरा जो रहेगा वो ये कि इसकी जो वस्तुओं को लेकर व्याख्या करने की जो समस्या है, उनका व्याख्या करने की समस्या। ये इतने अपने टॉपिक्स रहेंगे। तो देखिए हमने अभी तक कुछ टॉपिक्स आपके सामने नोट कर लिए। ये पूरे चैप्टर जो आप पढ़ने वाले हैं, इससे देखो कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो उससे पहले आपके सामने कुछ टॉपिक्स होने चाहिए, सब टॉपिक्स होने चाहिए कि जो अपन लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसके अंदर अपन मूल रूप से पढ़ेंगे क्या। अगर आपको ये पता रहेगा तो आप एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, अब जो जितनी मैंने हेडिंग लिखी है इन सभी हेडिंग से आपको प्रश्न आ सकते हैं। और जब भी इनकी हेडिंग से प्रश्न आएगा तो फिर आपने इन हेडिंग के अंदर क्या नॉलेज लिया था उसकी जो आपकी समझ है उसको आप लिख देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक ब्रीफ आइडिया।
फिर इसका आरंभ कैसे हुआ, इसको लेके जीवन निर्वाह के तरीके क्या है, और उसके अंदर कृषि का क्या भूमिका है। फिर हड़प्पा सभ्यता को लेके जो उनकी योजनागत जो शहर है, उन शहरों में नालों का निर्माण कैसा है, उनकी गृह स्थापत्य कैसी है और उनके दुर्ग कैसे है, इनको लेके एक समझ विकसित करेंगे। फिर चौथा टॉपिक रहेगा अपना सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, जिसके अंदर अपन लोग की सामाजिक रूप से भेदभाव रहता था कि नहीं रहता था, उसके अंदर कुछ ऊंच और नीचे वर्ग थे कि नहीं थे, तो उसको अपन लोग वैसे तो अपन पता नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राचीन हो गया है, लेकिन उसका पता करने के लिए अपन लोग समाधान, उनके जो दफनाने का जो तरीका होता है वो, और उनके जो यूज करने वाली जो वस्तुएं हैं उनके आधार पर अपन लोग अनुमान लगाएंगे। और फिर पांचवा टॉपिक अपना कौन सा है, शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन का मतलब वहाँ पे कैसे कैसे उनके आर्किटेक्चर प्रोडक्ट्स बनते थे और उनके उत्पादन केंद्र कौन कौन से थे। और अब यदि शिल्प उत्पादन हो रहा है तो उनको कच्चे माल तो चाहिए, तो वो कच्चा माल कहाँ कहाँ से आता था और उनकी नीतियाँ क्या होती थी। तो एक तो कच्चा माल हो सकता है कि विदेशी देशों से, विदेश से आए, जैसे मेसोपोटामिया वगैरह सभ्यताओं से, तो फिर वो उपमहाद्वीप से बाहर की हो जाएगी, उसको बोलेंगे विदेशी व्यापार। और एक हो सकता है कि इंडिया के अंदर ही दूर के क्षेत्रों से आए, तो उनको बोल देंगे सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। ठीक है। फिर सातवां जिसके अंदर मुहर है, लिपि और बाट को लेके अपन पढ़ेंगे, उनका भी कि मुहरें और मुद्रांकन कैसे होता था, लिपि अभी तक कैसे एक रहस्य में बनी हुई है, कैसे पढ़ी गई कि नहीं पढ़ी गई, और बाट का मतलब है कि वो उनको जो मापने तोल मोल की जो पद्धति कैसी थी। और फिर अंत में कि प्राचीन सत्ता कैसी होती थी, जिसमें प्रसाद और शासक वर्ग की बात कर लेंगे। फिर सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इतनी महान सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है वो अपन जानते हैं कि लगभग 1300 ईसा पूर्वी तक आते आते इसका अंत हो गया, तो उसका अंत कैसा हुआ, इनको लेके भी अपन लोग कुछ अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज को लेके प्रश्न है कि अंत अब यहाँ जो 19वीं शताब्दी के अंदर अचानक से कैसे हमारे सामने ये हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हमारे सामने आ गए, और उनमें एक कनिंघम का जो भ्रंग है, अब फिर नवीन प्राचीन सभ्यता कैसे आई, और नवी अभी जो नए टेक्नोलॉजी के प्रश्न है उनके ऊपर बात करेंगे। फिर तकनीकी को छोड़कर पूरा करने की समस्या, अपन लोग जो अतीत को जोड़कर फिर अपन इस जो आजकल के जो अपन अवशेष मिलते हैं उनकी व्याख्या करते हैं, इनको लेकर कुछ समस्याएं आती हैं, तो व्याख्या करने की समस्या और खोजों के कैसे कैसे वर्गीकरण है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मूल रूप से अपन इनके अंदर 11 टॉपिक्स है ये, इनकी अपन अच्छे से बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे एनसीईआरटी को पढ़ के, तो हमारी समझ बनेगी हड़प्पा सभ्यता को लेकर। ठीक है। तो अब अपन जो शुरुआत करने वाले हैं वो कहाँ से करेंगे, इंट्रोडक्शनरी पार्ट से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे अपन लोग इंट्रोडक्शनरी पार्ट पर आएंगे तो सबसे पहले अपन इस बात को समझेंगे कि एक बार यार इस बात को समझ लेते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, ये सारी रामायण है क्या, इसको समझते हैं। यहाँ से हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनने लगेगा और उसी स्ट्रक्चर के आधार पर अपन लोग इतिहास को समझेंगे। समझ आई बात। तो देखो, अपन क्या करते हैं, पूरे इतिहास को जहाँ से मनुष्य की समझ पैदा हुई, जहाँ से मनुष्य ने समझना शुरू किया, वहाँ से आज तक के टाइम पीरियड को अपन लोग टाइम लाइन के अनुसार बांटते हैं। जैसे समझ लिया कि ये टाइम लाइन हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि जहाँ से मनुष्य की सभ्यता आने शुरू हुई, जहाँ से मानव सभ्यता शुरू हुई, वहाँ से आज तक के पूरे पीरियड को अपन लोग टाइम लाइन के अनुसार बांट लेंगे। ठीक है, समझते रहिएगा बात को। तो इसको ऐसे डिवाइड करते हैं कि मान लेते हैं आज ही वर्तमान काल यहाँ पे ये है वर्तमान की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब 2026 यहाँ पे। इसका मतलब एक तो है कि आने वाला काल है, आने वाले काल को बोल जो भी आएगा उसके बारे में अध्ययन कैसे कर सकते हैं, अभी वो इतिहास को पार तो नहीं हो सकता। इतिहास तो आज तक की बात होती है, वो इतिहास है। तो अगर पीछे जाएंगे तो एक अपन जानते हैं, अभी हमने बोला था पहले भी कि आधुनिक काल अभी जो चल रहा है, उस काल की जो शुरुआत है अपन मोटा मोटा मानते हैं कि 1750 ईस्वी से मान लेते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत हो गई। तो अपन ये कह सकते हैं कि 1750 से लेकर वर्तमान तक का जो काल है उसको क्या बोलते हैं, आधुनिक काल बोलते हैं। कौन सा काल बोलते हैं, आधुनिक काल बोलते हैं। फिर यदि 1750 से और पीछे जाए और 1750 से पहले मान लेते हैं कि 750 के आसपास, ये आगे पीछे हो सकता है ना, कोई इतिहास से कुछ मानते हैं, मैंने एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया के रूप में लिया है, जो अधिकांश बुक लिस्ट में लिखा होता है कि 750 से जब से महमूद गजनवी वगैरह के आक्रमण भारत पर होने शुरू हुए, तब से अपन मान लेते हैं कि ये मध्यकाल का भारत आ चुका है। तो 1750 ईस्वी, अभी ईस्वी ईसा पूर्वी क्या है इसको भी अभी क्लियर कर लेंगे, पहली क्लास है इतिहास की, इसके लिए थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग, शब्दावली को अंडरस्टैंड लेंगे ताकि समझ विषय को लेकर बढ़े आपकी। तो जो 1750 से लेकर
और 750 से लेकर जो 1750 ईस्वी तक का ये जो 1000 साल का टाइम पीरियड है, इसको अपन बोलते हैं क्या? मध्यकाल। क्या बोलते हैं? मध्यकाल। तो ये जो मध्यकाल का टाइम पीरियड है, इसके बीच में जो ऐतिहासिक घटना घटी उनको अपन लोग मध्यकाल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक, फिर देखिए, अगर हम इससे भी पीछे जाएं और देखें तो इससे पहले का जितना भी काल है जहां से मानव सभ्यता शुरू हुई है, मान लेते हैं मानव सभ्यता, एक तो यहाँ मैं जीरो लिख रहा हूँ, जीरो ईस्वी लिख रहा हूँ, इसकी अपनी अलग मान्यता है, और यहाँ से लिख देते हैं कि मानव सभ्यता का उद्भव, मानव सभ्यता का आरंभ। भाई आप जानते हैं, अगर आप भूगोल के स्टूडेंट्स रहे हो कभी, आपको पता है कि शुरू में मानव सभ्यता नहीं आई थी। मनुष्य की सभ्यता तो अभी कुछ लाख साल पहले ही आई है ना, लाख साल भी नहीं हुए, क्योंकि पहले यहाँ पे धरती का जो वातावरण था, धरती के जो भूगोल था, वो मनुष्य के रहने लायक नहीं था, ये आप जानते हैं। क्योंकि जो हीम युग वगैरह थे, उससे पहले जुरासिक टाइम है, क्रिटेशियस है, या फिर प्री कैम्ब्रियन है, वो जो काल है, ऑर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, ये जो काल है मनुष्य के उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। वहाँ पे मानव सभ्यता इतनी ज़्यादा परिपक्व नहीं थी। तो अपन मान लेते हैं कि मानव सभ्यता का आरंभ से लेके, तो एक तो मानव सभ्यता का जब से आरंभ हुआ है लगभग 20 लाख साल पूरे, वहाँ से लेके 750 का जो टाइम है, इसके बीच का जो इतिहास है, इसको अपन बोलते हैं प्राचीन इतिहास। पहले तो आप मुझे बताएं, ये आपकी चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? जब भी आप इतिहास को देखें, इतिहास की समझ को लेके जाएं, तो पहले आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तब से लेकर 750 ईस्वी तक का समय जो है प्राचीन इतिहास के अंदर पढ़ा जाता है, प्राचीन भारत या प्राचीन विश्व के इतिहास के अंदर पढ़ा जाता है। फिर 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक का जो काल है, इसको मध्यकाल के अंदर पढ़ा जाता है। फिर 1750 ईस्वी से लेकर जो वर्तमान तक का जो टाइम है, उसको अपन लोग आधुनिक काल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक, बात इतनी समझ में आ गई? ओके, अब ये जो मैंने प्राचीन काल पढ़ा, जो अपना इस सब्जेक्ट का पहला पार्ट है जिसको अपन पढ़ना है, इसको अपन थोड़ा और पढ़ते हैं प्राचीन काल को। तो प्राचीन काल के जो अवशेष है, प्राचीन काल में जो मिलने वाले अवशेष है, उनके आधार पर इसके कुछ पार्ट्स किए हुए हैं, इनके कुछ हैं जो भाग किए हुए हैं प्राचीन इतिहास। क्योंकि आप जानते हो प्राचीन बोर्ड है, इसका मतलब हमें सीधी समझ तो नहीं है उसके इतिहास को लेके, हमें वहाँ के कुछ इतने ज़्यादा लिखित अवशेष पे नहीं मिलते हैं। लिखित का मतलब किसी ने किताब में, कुछ ने पुस्तक ने कुछ लिख के दे दिया हो कि ये किताब है, इसके अंदर लिखा हुआ सभ्यता के बारे में। जैसे आज अपन वर्तमान की बात करें, अब इस वर्तमान के बारे में मान लो आने वाली कुछ सदियां, जो बाहर की सदियां होगी बाद की, वो यदि अध्ययन करना चाहेगी तो आराम से अध्ययन कर सकती है। कैसे कर सकती है? क्योंकि हमारे पास में करोड़ों की संख्या में लिखित अवशेष है, हमारे पास में लिखा हुआ पड़ा है, और लिखा हुआ पढ़ेगी तो तुरंत समझ में जाएगी। लेकिन प्राचीन काल का जो मैंने बोला टाइम पीरियड, इनके कुछ बहुत अधिक मात्रा में लिखित अवशेष नहीं है। हालांकि बाद काल के है, जब ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, वैदिक सभ्यता आने लगी, तो वेदों के हमारे पास में लिखे हुए संस्कृत ग्रंथ पढ़े, बुद्ध के भी थोड़े बहुत माल मिल जाते हैं, बुद्ध और जैनिज्म वाले के, उसके बाद में हमें मिलने लगते हैं, पर वो भी इतनी मात्रा में नहीं मिलते, कुछ आधे अधूरे लिखे मिलते हैं, कुछ के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि वो थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखे हुए। लेकिन और उससे पीछे जाएंगे तो वहाँ पे हमें लिखित अवशेष मिलते ही नहीं है। तो जब लिखित अवशेष मिलते नहीं है या मिलते हैं तो वो पढ़ नहीं सकते। जैसे हड़प्पा सभ्यता के साथ में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में लिखे हुए अवशेष तो मिले हैं, थोड़े बहुत लिख मिल रहे हैं, कहीं पे उत्कीर्ण किए मिल रहे हैं, पर उनकी जो लिपि है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो अपन पढ़ नहीं सकते, अपठनीय, अभी तक पढ़ नहीं गए, हमसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो फिर कैसे अपन अनुमान लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो इसी आधार पर हमने इस पूरे प्राचीन सभ्यता जो है, प्राचीन इतिहास है, इसको अपने 3 अलग अलग आधारों पर इसको बांटा है। तो एक तो है कि हमें जो अवशेष मिले गए हैं, हमें वहाँ के जो बर्तन हैं, वहाँ के जो भांडे हैं, जो भी कहीं भी खुदाई हुई, कहीं बीच में आ गया, धरती पे कोई व्यक्ति इधर उधर घूम रहा था, बीच में मिल गया। जैसे मान लो आप अभी जिस कमरे के अंदर बैठे हो, एक एज्यूम करते हैं, थोड़ा समझो कि अभी जैसे मान लो आप रूम के अंदर बैठे हो, इस रूम के अंदर अचानक से कुछ ऐसा भूकंप आए और यहाँ की सभ्यता खत्म हो जाए, सारे धरती के अंदर समा जाए, ऊपर मिट्टी वगैरह आ जाए, और फिर आगे आने वाले लगभग 10,000 साल बाद में कोई व्यक्ति यहाँ पे आए और आप जिस घर के अंदर रह रहे थे
उसका अध्ययन करे वो, तो सबसे पहले मान लो कुछ उसको दीवारें मिली है टूटी फूटी कहीं रेत के अंदर दबी हुई, फिर देखा तो उसके अंदर कुछ बर्तन मिल गए, कुछ गैस के स्टोव मिल गए, फिर कुछ आपके मान लो लैपटॉप या कंप्यूटर रखा तो वो मिल गया। तो फिर इन अवशेषों के आधार पर ही तो अनुमान लगेगा ना। जैसे उनको फिर मान लो आपके ड्राइनिंग रूम के अंदर गया तो थोड़े से पलंग वगैरह और टीवी सेट वगैरह सब कुछ मिल रहा है, फ्रिज वगैरह मिल रहे हैं, तो अनुमान लगा कि जो भी इस व्यक्ति का भी घर रहा होगा वो थोड़ा विलासी व्यक्ति रहा होगा, उसके पास में कुछ खासे ठीक ठाक पैसे वैसे रहे होंगे, तब जाके इनके घर में वस्तुएं हैं। फिर उनके ऐसा भी अनुमान लगा कि इन वस्तुओं से क्या करते रहे होंगे। तो जो अवशेष मिल रहे इन्हीं के आधार पर लोग क्या करते हैं, इतिहास को लेके कुछ अपने अनुमान लगाते हैं। तो ठीक वैसे ही जो हड़प्पा सभ्यता, उनके पहले के जो सभ्यताएं हैं, उनके जो हमें आजकल अवशेष मिल रहे हैं, उन अवशेषों के आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वो लोग कैसे रहे होंगे। और ये जो अपने बर्तन भांडे मिले हैं, उनके आधार पर हमने प्राचीन इतिहास को भी कुछ खंडों में तोड़ा है। तो वो ये कि एक तो ये कि हमें पाषाण काल, पहला जिसको बोलते हैं, प्राचीन इतिहास के टुकड़े कर रहा हूँ, पहला पाषाण काल, दूसरा जिसको बोलते हैं, एक तो पाषाण काल हो गया, पाषाण काल के अंदर भी अपन कुछ टुकड़े कर सकते हैं। जैसे पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। इसका मतलब उस समय के जो लोग हैं, वह समय, वह काल, जिस समय के लोग सिर्फ पत्थर के ही बर्तन यूज करते थे, पत्थर से बने हुए हथियार यूज करते थे, पत्थर से बने हुए औजार यूज करते थे, पत्थर की गुफाओं के अंदर ही रहते थे, उनको बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण का मतलब पत्थर का काल। कहीं कहीं इसको आप प्रस्तर बोल सकते हो, कहीं पे आपको वर्ड मिलेगा प्रस्तर काल। और जब प्रस्तर बोल रहा है, इसका मतलब ये पत्थर वाला काल है। इसका मतलब उन लोगों के पास में रहने जीने की जो वस्तुएं थी वो किसकी थी, पत्थर से बनी हुई थी। आज भी अपन घरों के अंदर देख रहे हैं, आप घर के अंदर सिलबट्टा होगा, एक ऐसा अपन जिसके अंदर मान लो छोटी छोटी जो वस्तुओं को खोदते बगैर एक है हथौड़ा जैसा रहा होगा कुछ पत्थर का, और उससे अपन लोग वस्तुओं को घिसते वगैरह है। जैसे आप लोग चाय वगैरह बना रहे हो, तो चाय वगैरह बनाने में उसका तो कुछ वस्तु कूटने वगैरह में यूज करते होंगे। ये जो वस्तु है ये आज की नहीं है, ये प्राचीन सभ्यता से चलती हुई आ रही है। जैसे या फिर आपके घर के अंदर जो मटकी यूज कर रहे हो, पानी पीने के अंदर जो मटकी वगैरह यूज कर रहे हो, ये जो पानी की जो मटकियां हैं, ये भी आज की नहीं है, ये प्राचीन सभ्यता से आई हुई है। ठीक है, तो कुछ ऐसे अवशेष भी है जो आज तक हमारे सभ्यता के अंदर चल रहे हैं। तो कुल मिला के एक अपने काल बनाया पाषाण काल। पाषाण का मतलब वो जो पत्थर का काल था, वहां पे है जो लोग अधिकांश वस्तुएं जो पत्थर से बनी हुई यूज करते थे। फिर दूसरे को बोलते हैं अगला, जिसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। क्या बोलते थे, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल का मतलब है, ताम्र का मतलब तांबा, ताम्र का मतलब क्या होता है, तांबा, और पाषाण का मतलब पत्थर। इसका मतलब अब वो काल आ गया जब धीरे धीरे तांबे के बारे में, तांबा लोगों ने खोद लिया हो धरती से, कॉपर निकाल लिया हो, और कॉपर से कुछ तांबे से मिली हुई बनाई हुई मिट्टियां वस्तुएं जो हमें मिल रही है उस समय की, और कुछ पत्थर की भी, मतलब मिक्स में चल रहा है। कुछ वस्तुएं तांबे से बनी हुई है, कुछ वस्तुएं हैं जो किससे बनी हुई है, पत्थर से बनी हुई है। जैसे आजकल भी आप घरों में देखते होंगे, कुछ लोगों के घरों में तांबे के लोटे यूज करते हैं। इसका मतलब ये जो चीज़ है वो अपन प्राचीन सभ्यता से आज तक हमारी संस्कृति में है। तो ये वो काल था जब ताम्र और पाषाण, तांबे और पत्थर की बनी हुई वस्तु अपन को मिल रही है, उस समय की टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। फिर हालांकि ये भी कांस्य सभ्यता इसको बोलते हैं कुछ लोग, और उसको अपन बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा काल। और हड़प्पा का मतलब, अब हड़प्पा क्या है इसी पर बात विस्तार से करनी है। एक तो हमने प्राचीन इतिहास को इस तरह से बांट लिया। अब पाषाण काल को भी कुछ टुकड़ों में तोड़ेंगे। पाषाण काल के भी 3 भाग किए जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब पाषाण काल के कुछ नाम दे दिए। एक बोला गया पुरा पाषाण काल, एक का नाम क्या दिया, पुरा पाषाण काल, मतलब पाषाण काल में भी सबसे प्राचीन, जब से मनुष्य की सभ्यता आई, जब से आदि मानव आया तब का काल। फिर मध्य पाषाण काल, मतलब पाषाण का थोड़ा सा विकसित स्वरूप। उसके बाद में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल। निम्न पाषाण काल, इसके भी नामकरण कर ली गए कि मध्य पाषाण काल हो गया, ये निम्न पाषाण काल हो गया, और ये एक सेकंड रुकिए, एक बार इसके नामकरण में हल्की सी नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। हाँ ठीक है, नवपाषाण काल इसमें आ जाएगा और मध्य पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। ओके ठीक है, मध्य पाषाण और निम्न में नवपाषाण बोलते हैं। एक नाम अपने यहाँ पे गलत यूज कर लिया, ये जो है इसको नवपाषाण काल बोलते हैं, हमने निम्न नाम ले लिया, नवपाषाण काल।
इसको बोलते हैं नवपाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल के कितने भाग हुए? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, फिर इस पुरापाषाण काल के भी 3 टुकड़े कर दिए गए, इससे भी प्राचीन, इसको भी हमने 3 भागों में बांटा गया। और वो ये कि एक को बोल दिया गया उच्च पुरापाषाण काल, एक को बोल दिया गया मध्य पुरापाषाण काल और एक को बोल दिया गया निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, ये टाइम पीरियड्स है, आपको सिर्फ समझ रखनी है इनको लेके कि इतिहास का ऐसे इसके टुकड़े किए गए हैं और पढ़ने के अध्ययन से, वस्तुएं जो मिली उनके अध्ययन से। जैसे अपन निम्न पुरापाषाण काल में जाए तो क्या था कि जो उनके औजार वगैरह थे, औजार थोड़े से धारदार होने लग गए, जो थोड़े चपटे टाइप के होने लग गए। मध्य पाषाण में जाएंगे, उसके चपटे टाइप नहीं, गोल गोल पत्थर जैसे कुछ औजार यूज करते थे। और उच्च पाषाण काल में जाएंगे तो पुरापाषाण काल में जाएंगे तो वहाँ पर तो सीधे डायरेक्ट कोई 1-2 पत्थर रख दिया, मतलब बहुत ज़्यादा अपन को वहाँ की जानकारी मिलती ही नहीं है, क्योंकि बच्चे भी नहीं है, उसी नहीं है, तो इनके बारे में सीमित जानकारी हमारे पास में। लेकिन ऐतिहासिक रूप से समझने के लिए हमने इसको काल आपके इतिहास में लिखे हुए। बोर्ड क्लास के बच्चों से पूछा नहीं जाएगा, ये आपकी किताब में है पर पूछा नहीं जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि आपकी किताब ने क्लियरली बोला हुआ है कि ये जो चीज़ बॉक्स में लिखी हुई है इसको हम नहीं पूछने वाले हैं, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। पर परीक्षा में पूछेगा या नहीं, इसके लिए हम थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमें आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है, अपनी समझ भी बढ़ानी है इतिहास को लेके, तो फिर आपको पढ़ना ही जानना ही चाहिए। तो इसके लिए हमने आपको बता दिया कि अब एक बार वापस अपन लोग रिवीजन कर लेते हैं। अब ये हेलो देखो, जो मैंने अभी आपको ऊपर नाम लिया था, जो यूपीएससी के बच्चे हैं और जो बाकी बच्चे जो समझना चाहते हैं उनके लिए बात बोल रहा हूँ कि जो ये नवपाषाण काल है या फिर जो आपका मध्यपाषाण काल है या फिर जो पुरापाषाण काल है या फिर ये ताम्रपाषाण काल है, इनके बारे में आपके इस क्लास 12th की एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। लेकिन यदि आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको अभी मैंने एक सजेस्ट किया था कि प्राचीन भारत की जो किताब है, किसकी, जिसको अपन ओल्ड एनसीईआरटी बोलते हैं ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जो आपके लिखी हुई है आर.एस. शर्मा की। आर.एस. शर्मा आपको जानते होंगे, बहुत ही नामी व्यक्ति है, इतिहासकार है, जिन्होंने अपने रिसर्च से ये लिखा है। तो आर.एस. शर्मा वाली किताब अगर पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल से लिखा हुआ है, आप उसको ज़रूर पढ़ें, बहुत गहरी समझ मिलती है। मैंने पढ़ी है, बहुत एंजॉय मिला उसको पढ़ के। तो आप भी अगर पढ़ना चाहें, समझ विकसित करना चाहें कि कैसे कैसे मानव सभ्यता आई आगे, कैसे बढ़ी है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ टाइम पीरियड के हिसाब से बता दिया आपको। तो एक बार रिवाइज करते हैं वापस कि आधुनिक से जो अभी तक का जो समय चल रहा है, 1750 से लेके वर्तमान तक का, उसको बोलते हैं आधुनिक काल। 750 ईस्वी से लेके 1750 का जो टाइम है उसको बोलते हैं मध्यकाल। और 0 ईस्वी क्यों रखा, इसका बाद अभी पता चलेगा। फिर मानव सभ्यता लगभग मानते हैं कि आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले मानव सभ्यता आई थी। कितने लाख साल पहले? 20 लाख साल पहले मानव सभ्यता आई। और तब से लेकर जो 750 तक का जो काल है इसको बोलते हैं प्राचीन इतिहास बोलते हैं। फिर अगर प्राचीन इतिहास में आएंगे तो प्राचीन इतिहास को भी अपने 3 भागों में तोड़ दिया गया। एक बोला गया पाषाण काल, जैसा भाई औजार किसके बने होते, पत्थर के बने होते थे, हथियार वगैरह वस्तु सारी किसकी बनी होती थी, पत्थर की। फिर प्राचीन इतिहास का ही दूसरा पार्ट जिसको ताम्रपाषाण बोलते हैं, इसका मतलब अब जो वस्तु है तांबे और पाषाण यानी पत्थर की बनी हुई थी। फिर हड़प्पा सभ्यता में आएंगे तो तांबे की बनी हुई है, कांस्य की भी बनी हुई है, बहुत अलग अलग। फिर तो यहाँ पे खेती वगैरह, कृषि वगैरह सब कुछ आ गई है, तो ये थोड़ी उन्नत मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता, तो इसको अपन अलग तरीके से पढ़ेंगे। और एक अपन चाहे तो यहाँ पे और कर सकते हैं कि प्राचीन इतिहास में भी इसके बाद का काल की हड़प्पा के बाद का काल, हड़प्पा के बाद का काल, बाद का काल। और हड़प्पा के बाद काल का मतलब है कि इसके अंदर अपन वैदिक सभ्यता है, बौद्ध काल है, जैन काल है, गुप्त काल है, मौर्य काल है, ये सारा इसमें आएगा। हड़प्पा के बाद काल में ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, ये हड़प्पा के बाद के काल में आएगी। और इसको अपन टाइम पीरियड की बात करें तो ये लगभग 1300 BC से लेकर और इसको अपन कह सकते हैं 750 AD तक की बात कर सकते हैं कि ये टाइम पीरियड इसके अंदर रहेगा, इस टाइम के इसमें आ जाता है। ठीक, फिर अपने पाषाण काल के भी कुछ टुकड़े किए थे, याद होगा आपको कि पाषाण काल के 3 भाग में बांट दिया कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इनमें क्या हो रहा है, इनमें पत्थर को प्रयोग करने के चीज़ें चेंज हो रही है। यहाँ पे मान लो पत्थर मोटा मोटा था, यहाँ पे थोड़ा सा है जो पत्थर को और ज़्यादा थोड़ा पॉलिशिंग करनी शुरू हो गई है। और नवपाषाण में आता है तो पत्थर एकदम धारदार, नुकीले, औजार वगैरह की पूरी एकदम आर्किटेक्चर चेंज हो गया है। तो उसके आधार पर इनको है जो बांटा गया है कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर पुरापाषाण काल के भी 3 पार्ट है कि उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और निम्न पुरापाषाण काल। तो आप इस तरह से एक हिस्ट्री के टाइम पीरियड को आप समझ सकते हैं। और ये बात आपके इस एक एनसीईआरटी के बॉक्स में लिखी हुई है, पर ध्यान रखना है जो बच्चे बोर्ड के बच्चे हैं उनके ये जो इस तरह से ब्लू कलर में अगर कोई मान लो बना हुआ बॉक्स है उसके अंदर कोई बात लिखी हुई है
तो वो आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए लिखी गई है। तो देखो, ये हमने बोल दिया कि निम्न, ये भी 3 बोले थे ना पुरापाषाण काल वाले, ये तीनों पुरापाषाण काल के हैं। और उसमें निम्न पुरापाषाण काल है, मध्य पुरापाषाण काल है और उच्च पुरापाषाण काल है। ठीक है, और फिर ये टाइम पीरियड लिखे हुए, पर ये टाइम पीरियड क्या है, अनुमान है, बहुत ज़्यादा क्लियर है नहीं कि आज से कितना साल पहले। तो बोले कि मध्य पुरापाषाण काल कब था, तो बोलेंगे आज से 80,000 साल पहले था। उनके अवशेष थोड़ी मिलेंगे आज, 80,000 साल कितना लंबा टाइम हो गया, बस वो बांटने के लिए बांट दिया गया, कुछ थोड़ा बहुत अवशेष मिलते हैं, अनुमान लगाते हैं ज़्यादातर। तो एक तो ये तो हो गया अपना पुरापाषाण काल वाला। फिर ये है मध्यपाषाण काल, फिर अगला है नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पहली बार मानव सभ्यता ने कृषि करनी शुरू कर दी थी। नवपाषाण काल आपके एग्जाम यूपीएससी के बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ये आज से लगभग 10,000 साल पहले के टाइम की बात करते हैं इसमें। और ये नवपाषाण काल है, इस समय कृषि के अवशेष मिलने शुरू हो गए थे कि लोग कृषि से समझ विकसित करने लग गए थे। फिर पशुपालन पे यहाँ पे लोग समझते थे कि पशुओं को पालने से कुछ खाने पीने की वस्तुएं वगैरह। तो यहाँ पे पहली बार नवपाषाण काल के अंदर कृषि को लेके और पशुपालन को लेके लोगों ने थोड़ा समझ विकसित करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद में ताम्रपाषाण काल आता है, जहाँ पे पहली बार तांबे का प्रयोग करना शुरू हुआ। फिर अपन जानते हैं कि 2600 ईसा पूर्व से हड़प्पा सभ्यता आई, और उसके बाद में लोह काल आ गया। 1000 ईसा पूर्व के आसपास में लोहे का काल आया। मतलब इस देखो, सबसे पहले पत्थर से काम चला रहे थे लोग, पत्थर के बाद में कहाँ गए, पत्थर के बाद में उन लोगों ने तांबा प्रयोग करना शुरू किया, अब तांबा आ गया। और तांबे के बाद में लोहे का युग गया, और लोहे का युग अभी कौन सा चल रहा है, अभी लोह युग ही चल रहा है। अभी आप देखो आसपास के जितनी सारी वस्तुएं अपन लोग, गाड़ियां वगैरह सब कुछ बनी हुई, हथियार वगैरह सब किससे बने हुए, लोहे से बने हुए। इसका मतलब लोह काल चल रहा है। और लोहे का पहली बार जब मानव सभ्यता को पता चला, तो प्राचीन इतिहास के अंदर बहुत सारा बम्बारमेंट आया, बहुत सारे नए परिवर्तन आने शुरू हुए। अचानक से सभ्यता के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोटन होना शुरू हो गया, और एक नई सभ्यता का उद्भव हमारे सामने हो गया। तो इसको अपन पढ़ेंगे कि लोहे का प्रयोग मात्र से, लोहे के आ जाने मात्र से धरती पर कैसे कैसे चेंज हुए, किस प्रकार से हुए, इनको अपन लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और इन सब के बारे में RS शर्मा ने बड़े प्यार से अपनी NCERT में लिखा है। तो उसको आपको पढ़ाएंगे नहीं, पर उसका समझ जो मेरे पास में है वो आपको इस नई NCERT को पढ़ाने में अपन यूज करके समझेंगे। फिर महापाषाण काल के जो समाधान है, महापाषाण का मतलब होता है कि एक समाधान का मतलब, जिस व्यक्ति को मान लो मर गया तो इसको यहाँ पे छोड़ा, अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर डाल दिया इसके ऊपर। महा का मतलब बहुत बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर, बहुत बड़ा एक पत्थर किसी शव के ऊपर रख दिया गया। पहले उसको दफनाया शव को, और शव को दफना के बाद में उसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर डाल दिया गया। और ये मुख्य रूप से अपन को दक्षिण भारत में मिलते हैं, तमिलनाडु वाले क्षेत्र के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी थोड़ा थोड़ा मिलता है हमारे को। तो ये महापाषाण समाधान जो है लोह काल में आता है, 1000 ईसा पूर्व के आसपास में। फिर आरंभिक जो ऐतिहासिक काल है, इसको अपन 600 ईसा पूर्व से लेके 400 ईसा पूर्व के बीच में इसको मानते हैं। यहाँ पे थोड़े बॉडी अब लोग, यहाँ पे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था। यहाँ के अपन को लिखित और साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य तो हड़प्पा के भी मिलते हैं, पर वो पढ़ी नहीं गई है। यहाँ पे लिखित मिला भी और अपने उनको पढ़ भी लिया गया, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत भाषा में, या फिर पाली है प्राकृत भाषा में, या क्या अवशेष या तो पाली भाषा में लिखे मिल रहे हैं, या फिर इनको प्राकृत भाषा में लिखे मिल रहे हैं, या फिर आपको संस्कृत भाषा में लिखे मिल रहे हैं, या फिर आपको खरोष्ठी जो लिपि है उसमें मिल रहे हैं, जिसके, या फिर इसको आपको अरामाइक जो है इसके अंदर मिल रहे हैं। ये अलग अलग प्रकार की जो लिपियाँ भाषाएं इनके अंदर अब जो 600 ईसा पूर्वी से लेके 400 ईसा पूर्वी के समय के जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर हमको को लिखित अवशेष मिलने लग गए, सीमित मात्रा में मिले, पर जो लिखा गया वो मैंने पढ़ लिया है, क्योंकि वो भाषा कौन सी थी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, खरोष्ठी, इन सब में लिखा और उन्हें पढ़ लिया। तो अब इनके बारे में हमने पुख्ता लिखित जानकारियाँ मिल रही है। लेकिन 600 ईसा पूर्व से पहले अगर जाएंगे, हालांकि थोड़ा और जाएं तो इसने इतना क्लियर नहीं लिखा, पर 600 ईसा पूर्व से पहले जो ऋग्वेद का काल है, जो 1500 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं, वो भी हमने पढ़ेंगे। ऋग ग्रंथ, आप वेद हम जानते हैं, वेदों के बारे में हमारे पास में समझ है ही, जो संस्कृत में लिखे गए थे। और हड़प्पा सभ्यता के पास में लिपि तो थी, इसने लिखा हुआ, अभी इसकी लिपि भी है, पर लिपि हम लोग पढ़े नहीं पाए हैं, अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो वो अपठनीय लिपि है। तो अब मेरे ख्याल से आपको एक टाइम पीरियड को लेके आपके पास में एक हड़प्पा सभ्यता से तक का जो टाइम है प्राचीन भारत को लेके, वो आपके दिमाग में क्लियर रहा होगा। इसको आप लिखना चाहें तो आप वीडियो के साथ साथ में लिख भी सकते हैं, थोड़ी समझ बेहतर रहेगी। इस वर्डों को आप देखो, NCERT ने ये क्लियर बोल दिया कि हम आपसे पूछेंगे नहीं, पर पूछेंगे नहीं इसका मतलब ये नहीं थोड़ी आप याद नहीं करेंगे। अगर आप इनकी समझ रखते हैं और फिर आप उस अपना उत्तर लिखने के अंदर इन वर्डों को यूज करते हैं, इसकी समझ यूज करते हैं, इसके टाइम पीरियड को यूज करके अपनी बात को बोलते हैं, तो आपकी जो कॉपी टीचर चेक करेगा, उसको लगेगा ना कि भाई बच्चे ने बड़ी समझ से NCERT को पढ़ी है।
तो फिर उसका आपको एडवांटेज मिलेगा। आगे आने वाले जब भविष्य में आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनको आपको भी समझ बढ़ेगी उसको लेके, इस तरह से। ठीक है, तो ये पहला अपने टाइम पीरियड को लेके एक समझ विकसित की है, तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, अब अगली जो अपन बात करेंगे वो दो, आज अपन फिर क्लास अपन एंड करने वाले हैं। पहली समझ तो ये कि जब हम हड़प्पा सभ्यता जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो नक्शे में कहाँ पे, अगर अपन दुनिया का नक्शा देखेंगे वो है कहाँ पे, कहाँ की बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, एक तो वो बात करेंगे। और दूसरा, ये जो ईसा पूर्वी, एडीन, बीसीन, ये सब कुछ यूज करते रहते हैं, इसका मतलब क्या, ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं, जो कि अपन का बेसिक है। पर प्लीज़ ध्यान रखें, जो भी यूपीएससी का स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ पर ऐसे बच्चे जो भविष्य में यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यहाँ पर ऐसे बच्चे जो बोर्ड के हैं 12वीं क्लास के, और वो चाहते हैं कि आपके इतिहास के मैप से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, वो इस मैप को रट कर अपने जहन में बसा लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम का लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैप है। यहाँ से यूपीएससी ने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यूपीएससी का इन द सेंस आईएएस के एग्ज़ाम के अंदर हिंदुस्तान का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, उसके अंदर यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैप। ठीक है, तो इसको अपन समझेंगे क्या है, कहाँ पे किसकी लोकेशन कैसे ध्यान रखनी है। उसके बाद में आज क्लास एंड करेंगे और कल से फिर जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं जानता हूँ हमें एक पार्ट करने में कम से कम 5 से 6 दिन लग सकते हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ बेहतर रहेगी। पहले तो ये पैराग्राफ है, इसको फट के पढ़ा के ख़त्म कर लेते हैं कि अंग्रेजी में बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा समझा भी दूँ आपको, थोड़ी सा समझ बेहतर क्या पता हो ही जाए। चलो इसको अपन यही लिख लेते हैं ऊपर, यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी ले ही लिए, आपकी एनसीईआरटी की पढ़ के मैं समझाऊंगा इसको कुछ चीज़ें, ताकि आप जो बच्चे बोर्ड के हैं उनको ऐसा नहीं लगे कि हमारे सिलेबस से बाहर की बात कर रहे हैं। देखो फिर से अपन एक टाइमलाइन बनाएंगे, और देखो अभी मैंने बोला था, आपको याद होगा मैंने अभी बीच में लिखा था यहाँ पे ऐसे 0 ईसा पूर्व लिख के छोड़ दिया था, 0 ईस्वी लिखा था, और फिर मैं बोला था कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब यही वो है। देखो इसको टाइम को बांटने का एक सनेरिया है कि अपन ऐसे मान लेते हैं कि जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, ईसा मसीह को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिश्चियन, इसको बोलते हैं क्राइस्ट बोल देते हैं, क्रिश्चियन से ही क्राइस्ट वर्ड आया हुआ है, क्राइस्ट। पहले तो समझे, जब इस धरती पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, हमने जन्म को, ईसा मसीह के जन्म को केंद्र में क्यों रखा, उसकी सिंपल सी बात है कि अगर आप भारतीय लोग ज्ञान के मामले में दुनिया में बहुत पहले फैल जाते तो हो सकता था हम इसको मध्य के अंदर रेफरेंस के रूप में राम को मान लेते, अल्लाह को मान लेते, बुद्ध को मान लेते। पर भारतीयों ने, ज्ञान था भारतीयों का, पर भारतीयों का ज्ञान इतना फैल नहीं पाया, क्योंकि यूरोप के लोग दुनिया भर में गए, उनके पास में नॉलेज पहले आ गया, उन लोगों ने दुनिया भर का अध्ययन किया, उन लोगों ने ही इतिहास को पहली बार पढ़ना समझना शुरू किया, तो वो अपने भगवान को ही केंद्र में मान के बात करेंगे ना। तो यूरोप के लोगों ने पहली बार इतिहास को, विज्ञान को समझना शुरू किया, गणित को समझना शुरू किया, तो उन लोगों ने अपने भगवान जो कि ईसा मसीह उनको मानते हैं, ईसा मसीह के जन्म को उन्होंने बोल दिया कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको मान लिया ये 0 ईस्वी है। एक बीच में टाइमलाइन खींच दी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ दैट इज द 0 ईस्वी। ठीक, अब ऐसी कोई भी ऐतिहासिक घटना जो ईसा मसीह के जन्म से पहले हुई उसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। बिफोर का मतलब पहले, और क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं। और ऐसी घटनाएं जो ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई उसको बोलते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी या फिर ईस्वी हिंदी में बोलते हैं, इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद की। ठीक है, एनो, या कोई बोलते हैं आफ्टर डेमोनियन भी बोलते हैं, एडी बोलते हैं, एडी आफ्टर डेमोनी, आफ्टर का मतलब बाद में, डेमोनी मतलब जो उनके देवता है ईसा मसीह। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले को बोलते हैं एडी, पहले वाले को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। बिफोर का ले लिया बी और क्राइस्ट का ले लिया सी, इसीलिए बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्वी। ईसा पूर्वी मतलब ईसा से पहले, और इसको बोलते हैं ईस्वी। ईस्वी मतलब ईसा के बाद का काल। तो ऐसी कोई भी ऐतिहासिक घटनाएं जो ईसा मसीह के जन्म से पहले हुई उसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट या बीसी, या हिंदी में ईसा पूर्वी। और ऐसी कोई भी घटना जो ईसा मसीह के जन्म के बाद में हुई उसको बोलते हैं एडी, आफ्टर डेवोनी या एनो डोमिनी, और हिंदी बोलते हैं ईस्वी।
तो पहले तो ये समझ आया कि बीसी और ईसी कहने का क्या मतलब है। दूसरी बात, ईसा मसीह, अब देखो कई बच्चे ऐसे समझेंगे कि मैंने बोला कि 300 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक, आप पढ़ेंगे आगे जाके कि एक कोई सभ्यता है जो 300 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक आई है। अब कई बच्चे सोच सकते हैं यार टाइम में उल्टा कैसे चल रहा है, बोलना तो ऐसे चाहिए ना कि भाई 200 से 300 तक, भाई 200 वर्ष से लेकर 300 वर्ष तक ऐसे बोलना चाहिए, पर ये उल्टा कैसे चल रहा है 300 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व। वो ऐसा नहीं है भाई, वो ऐसे है कि ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष पहले से लेकर 200 वर्ष पहले तक, भाई मैंने बोला कि एक कोई घटना है जो ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष पहले हुई है। ईसा मसीह जन्म तो यहाँ पे हुआ, इससे 300 साल पहले मतलब यहाँ पे, और ये ऐसी घटना जो ईसा मसीह जन्म से 200 साल पहले हुई है, तो वो तो यहाँ पे आएगी ना 200 साल पहले। ये पुरानी ज़्यादा है क्योंकि ये ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले हो गई थी, और ये वाली जो घटना है वो ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले हुई है। तो इसीलिए टाइम पीरियड ऐसे चलता है कि 300 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक, फिर 200 ईसा पूर्व लेकर 100 ईसा पूर्व तक, फिर 100 ईसा पूर्व से लेकर ईसा मसीह के जन्म तक 0 ईस्वी तक, ऐसे। तो इसलिए वो उल्टा नहीं चल रहा है, वो ईसा मसीह की तरफ आ रहा है, ठीक है, पीछे से आगे तरफ। आप मैथ्स की नॉलेज रखते हैं तो माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आप एक पढ़ेंगे तो इस तरह से आपके बीच में आएगा। अब इसके अलग अलग नाम भी आजकल चलने लग गए, कई आपको कॉमन एरा बोलने लग गए जिसको सीए बोलते हैं, तो उसकी थोड़ी सी एनसीईआरटी लिखा उसको पढ़ लीजिए। बाकी नॉर्मली आप ईसा पूर्व या फिर बीसी वगैरह लिखाइए, देखेंगे। देखो पढ़ लीजिए क्या लिखा इसने कि अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्वी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी, एडी हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हैं। ये एनो डोमिनी होता है नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य कि ईसा मसीह के जन्म के पहले से है। आजकल एडी की जगह सीई यूज करते हैं, जो भी हमने बोला था ना कि ए और डी आफ्टर डेमोनिक, इसको अपन लोग बोलते हैं सी और ई। सी का मतलब था कॉमन एरा, ठीक है, सीई। और पहले जो अपन बीसी बोलते थे, बीसी को बोलते हैं बीसी, है ना, बीसी, इसका मतलब बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं इसको। तो ये तो आजकल थोड़े बहुत वर्ड चेंज हो रहे हैं। तो एक तो ये हो गया कि सी बोलते लगे आजकल, सी का मतलब कॉमन एरा, सामान्य काल, और बीसी का मतलब बिफोर कॉमन एरा, कि बिफोर कॉमन एरा से पहले का काल, ऐसे बोलते हैं। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसी का जो बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग करते हैं। हम इन शब्दों का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। ये बात सही बात है कि आजकल जो पे वो ईसा पूर्वी और बीसी को नहीं मानते, क्योंकि लोग को भी बोलते हैं हम तो ईसा मसीह को क्यों माने, नहीं मानेंगे। तो उन्होंने बोला कि चलो कॉमन बात कर लेते हैं, कि जब जीरो को बोल दिया कॉमन और उसको टाइम को बोल दिया एरा, तो कॉमन एरा। अब कॉमन एरा को जीरो मान लिया गया, अब उस जीरो इन कॉमन एरा के बाद में है उसको कॉमन एरा मान लिया, और जो पहले था उसको बिफोर इन पहले बिफोर कॉमन एरा मान लिया। ऐसे 2 अब नाम चलने लगे, ठीक है। तो कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का भी अपन मानते हैं, ये भी सही है कि कभी कभी अपन को बीपी भी मिल सकता है। और आप देखेंगे तो कभी कभी अंग्रेजी में बीपी मिलता है, और बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले, और बिफोर प्रेजेंट वर्ड बोलते हैं। और बीसी का मतलब ऐसे सब चलते रहते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस ये ध्यान रखना कि एक आजकल बिफोर कॉमन एरा वर्ड चलते हैं, और उससे पहले जो वर्ड चलते थे वो चलते थे ईसा पूर्वी और ईस्वी, जिसको इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेमोनिक बोलते हैं, ठीक। ये तो एक समझ है नॉर्मल, एक आपको ध्यान होना चाहिए इतिहास के विद्यार्थी के रूप में, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब मैप में देखो क्या करें, मैप आज ही करें, ऐसे करता हूँ मैं, टाइम लगभग हो गया तो मैं आज आपको थोड़ा सा एक होमवर्क देता हूँ कि आप इसको पढ़ के आएंगे, याद करके आएंगे। तो ये जितने भी साइट्स हैं जहाँ पे मैं गोले कर रहा हूँ, इनको आप कल अपन लोकेशन में याद करके आएंगे। कल मैं आपके सामने खाली मैप लेके आऊँगा, आप उस मैप में भरेंगे कि कौन सी जो है जगह कहाँ पे है। आप ये याद होना चाहिए, आपके बोर्ड के बच्चों से भी, यूपीएससी के बच्चों से तो एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं, प्रीलिम्स के अंदर मैचिंग में आ जाता है कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है, कौन सी उत्तर में है, कौन सी दक्षिण में है, ऐसे अवरोही क्रम या उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछते हैं। ये यूपीएससी की सामान्य टेंडेंसी है। लेकिन जो बच्चे बोर्ड क्लास के हैं उनके भी यहाँ से मैपिंग से क्वेश्चन आएंगे, या सीधे ही आ सकता है कि बताओ सुत का गंडोर जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो ऐसे ही प्रश्न आ गया। या बोल दे कोट दीजिए कहाँ पे, पाकिस्तान इंडिया या पाकिस्तान कौन से स्टेट में, ऐसे पूछ लिया, ठीक है। तो आपके प्रश्न पूछ सकते हैं, मैपिंग के अंदर पूछ लिया कि इनको लोकेट कीजिए कहाँ पे। तो मैं जो वर्ड कर रहा हूँ उनको आप ध्यान से देखेंगे, सुत का गंडोर को देखेंगे, मोहनजोदड़ो को देखेंगे, फिर गंवेरी माला को देखेंगे, कोट दीजी को देखेंगे, समुद्रों को देखेंगे, आमरी और बालाकोट को देखेंगे, धौलावीरा को देखेंगे,
नागेश्वर को देखेंगे, यूपीएससी ने नागेश्वर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। रंगपुर को देखेंगे, लोथल से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। धौलापुरा से यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा। फिर आप कालीबंगा को देखेंगे, राखीगढ़ी को देखेंगे, मित्थाथल को देखेंगे, बनावली को देखेंगे, हड़प्पा को देखेंगे, मांडा को देखेंगे। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो दो और मैं नाम देता हूँ जो उसमें एनसीईआरटी में नहीं लिखे हुए, मैं आपको देता हूँ। यानी जब महाराष्ट्र में जाएंगे एक आएगा दैमाबाद, तो आप चाहें तो दैमाबाद को भी ध्यान रख सकते हैं। फिर यहाँ पे यूपी में सिर्फ आएंगे तो एक और जगह आएंगी जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये कि सबसे उत्तर में कौन सा है, मांडा जम्मू कश्मीर पड़ता है। सबसे दक्षिण में कौन है, दैमाबाद, कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे पश्चिम में कौन है, सुतका गैंडोर, कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और सबसे पूर्व में कौन है, आलमगीरपुर, जो कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो मैंने आपको जो जो आज आपको लोकेशन दी है, इनके नाम ध्यान होने चाहिए और साथ ही आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो कल आप आज जहाँ तक पढ़े उनको समझेंगे, जानेंगे और कल अपन आज से आगे बिगनिंग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं फिर वापस।